Hello everybody. Welcome to this question answer series for CA File Direct Taxes and International Taxation. तो आज ना हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारे चैप्टर का दैट इज बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, मॉडल टैक्स कन्वेंशंस एंड टैक्स ट्रीटीज। बहुत ही प्यारे चैप्टर से तीनों जो आप हमेशा छोड़ के जाते हो, हमेशा सोचते हो कि नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज क्वेश्चन आंसर के थ्रू ना आपका बहुत कम टाइम में, बहुत एफिशिएंटली, बहुत मस्त रूप से सॉल्व हो जाएगा। अगर चैनल पे नए आए हो तो वीडियो को पहले लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड मैं बता रहा हूँ, ये सुनने के बाद ना आपके अंदर एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके सर, अब पहले करवाओ क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, एक बात का छोटा-सा ध्यान दे देना कि जब भी मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा ना, हो सकता है कोई टर्म बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। तो जितना मैं बोलता हूँ ना याद करने के लिए, उतना याद कर लेना आप, उतने में आपको याद हो जाएगा पूरा, उतने में आपको नंबर मिल जाएँगे। आपको पीएचडी करने की कोशिश नहीं करनी, जितना याद दिला रहा हूँ उतना याद हो जाना चाहिए बस। कह रहा है वेदर एमएलआई प्रोविजन विल अप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। सर एमएलआई क्या होता है? मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट। वेब सेक्शन प्लान 15 बोलता है कि दो लोग आपस में एमएलआई बनाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर अमेंडमेंट्स इन ट्रीटीज। ट्रीटीज में अमेंड करने हो, सारे देशों के साथ अमेंडमेंट करने हो, तो हम एमएलआई के थ्रू करते हैं। कंट्री ए एंड कंट्री बी आर सिग्नेटरीज टू द एमएलआई। सर कंट्री ए एंड कंट्री बी दोनों सिग्नेटरीज हैं। बोथ कंट्रीज हैव रेटिफाइड एमएलआई एज पर देयर डोमेस्टिक लेजिस्लेटर। ए ने लेकिन नोटिफाई नहीं किया, लेकिन बी ने नोटिफाई कर दिया है। सर कहते हैं दोनों ने रेटिफाई कर दिया है, लेकिन ए ने अपने देश में नोटिफाई नहीं कर दिया। सर ए हैज नोटिफाइड नोटिफाइड, लेकिन बी ने अपने देश में नोटिफाई नहीं किया हुआ है। एक बात बताओ, दो देश आपस में अग्रीमेंट कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा टैक्स ट्रीटीज में अमेंडमेंट्स होने चाहिए। एक ने नोटिफाई कर दिया, दूसरे ने नोटिफाई नहीं किया, तो क्या इम्पैक्ट आ जाएगा क्या उसका पूरे देश पे? राइट आंसर इज नहीं आने वाला ना। अगर एक देश नोटिफाई कर रहा है कि देखो हमारे यहाँ ट्रीटीज में ये चलने वाला है, टैक्स ट्रीटीज में यही अमेंडमेंट्स होने वाले हैं, दूसरा देश नोटिफाई ही नहीं कर रहा अपने देश में, तो क्या अप्लाई हो जाएगा कि दोनों देशों में? नहीं होने वाला। आंसर देखना ही मिलेगा। कुछ नहीं बनता ना, तो दिल से जो आंसर आ रहा है लिख के आ जाने का। जो दिल से आ रहा है आंसर उसको लिख देने का। कंट्री ए, कंट्री बी, टीटीडबल ए इज अ सीटीए इन आर्टिकल 2। ठीक है, कवर टैक्स एग्रीमेंट है। टैक्सेशन का पार्ट आर्टिकल 2 ऑफ डीटीडबल ए मेंशन्ड है इन दोनों देशों के बीच में, ऑफ एमएलआई। दोनों कंट्रीज में, दोनों नोटिफाई कर रखा है अपने डीटीडबल ए में। कंट्री ए ने रेटिफाई कर रखा है डोमेस्टिक टैक्स लॉ में और डिपॉजिट कर दिया रेटिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट। यानी सर जैसे ही कंट्री ए है ना, कंट्री ए ने रेटिफाई कर दिया, यानी अग्रीमेंट अप्रूव हो गया गवर्नमेंट में, उसके बाद उसको इंस्ट्रूमेंट को नोटिफाई भी कर दिया। लेकिन बी ने रेटिफाई नहीं किया हुआ क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। यार एक कंपनी रेटिफाई ही नहीं कर रही है, तो क्या अगर एक कंट्री ने रेटिफाई कर दिया और नोटिफाई कर दिया, दूसरे ने रेटिफाई ही नहीं किया, तो क्या दोनों देशों में डीटीडबल लगने लग जाएगा क्या? राइट आंसर नहीं लगेगा ना। दोनों को रेटिफाई भी करना पड़ता है, दोनों को नोटिफाई भी करना पड़ता है। आप कोई भी चीज नहीं करवाओगे तो एप्लीकेबल नहीं होता एमएलआई। इसलिए सर इस केस में भी एप्लीकेबल नहीं होगा। देयरफॉर प्रोविजन ऑफ एमएलआई आर नॉट एप्लीकेबल, इसलिए इनवैलिड है। जो दिल कह रहा है ना बस उसको फॉलो करो। मैं बता रहा हूँ आपके आंसर मोस्ट ऑफ द केसेस में सही हो जाएंगे। सर बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है एंड उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या-क्या होते हैं? देखो बेप्स होता क्या है? हाई टैक्स पेइंग कंट्रीज से अपने प्रॉफिट को शिफ्ट करना लो टैक्स पेइंग कंट्री में, ताकि ओवरऑल टैक्स बर्डन एंटिटी का कम हो जाए। दिस इज द मेन नॉर्मल मीनिंग। इतना आपको याद है, नंबर मिल जाएंगे। सर इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं? 4 एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला, गवर्नमेंट के पास ना रेवेन्यू कम आता है, गवर्नमेंट के पास लेस रेवेन्यू आता है, कंप्लायंस ज्यादा हो जाता है। सेकंड चीज, सर देखो एक डेवलपिंग एंटिटी के लिए पब्लिक इंटरप्राइजेस की फंडिंग कम हो जाती है, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम होगा, इसलिए सर गवर्नमेंट एलआईसी को कम पैसे दे पाएगी, गवर्नमेंट सेल को कम पैसे दे पाएगी, गवर्नमेंट गेल को कम पैसे दे पाएगी। ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के पास पैसा कम कम आएगा। उसके अलावा सर टैक्स इंटीग्रिटी हर्ट हो जाती है। यानी सर बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि फॉरेन कंपनियां इंडिया में आ रही, उनको टैक्स कम भरना पड़ता है, इंडिया वालों को ज्यादा टैक्स भरना पड़ जाता है। सर ये टैक्स इंटीग्रिटी हर्ट हो जाती है। उसके अलावा लोकल कॉम्पिटिटर्स को ज्यादा देना पड़ जाता है, लोकल कॉम्पिटिटर्स को, यानी सर जो फॉरेन कंपनी है उनके ऊपर टैक्स बर्डन कम है, तो उनको प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। यहाँ वालों को प्रॉफिट कम हो जाता है, प्रॉफिट कम हो गया, उसके अलावा टैक्स बर्डन ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? डोमेस्टिक मार्केट में कॉम्पीट करने में दिक्कत आ जाती है। तो 4 नुकसान हमने सुने। कौन-कौन सा? गवर्नमेंट के पास अंडर फंडिंग होती है, अंडर फंडिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस हो जाता है। उसके अलावा टैक्स इंटीग्रिटी हर्ट हो जाती है, इंडिविजुअल के ऊपर ज्यादा टैक्स, कंपनी के ऊपर कम आता है। और चौथा, लोकल कंपटीशन में दिक्कतें होती है। दिस आर द 4 एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वेब्स। ये इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद होना चाहिए। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट ओईसीडी रिकमेंडेशंस अंडर एक्शन प्लान 1 ऑफ वेब्स? और इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया? सर एक्शन प्लान 1 क्या बात करता था? डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बात करता था। सर कैसे डिजिटल इकोनॉमी में टैक्सेशन में इश्यूज आ रहे हैं उसके बारे में चर्चा होती थी। तो उसके लिए एक्शन प्लान क्या रिकमेंडेशंस क्या-क्या दिए गए थे? देखो 3 रिकमेंडेशन दिए गए थे। जो आपके पीए रूल्स है ना, इसको आप मॉडिफाई करो। पीए रूल्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई से याद रखो, मॉडिफाई, मॉडिफाई, मोदी जी मॉडिफाई। पीए रूल्स को मॉडिफाई करना है। दूसरा, सर जो वर्चुअल फिक्स प्लेस ऑफ फी बनाओ। सर ऐसे जो आपकी वर्चुअल फिक्स प्लेस है ना, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है उसकी इंडिया में सर्वर है, तो सर्वर को भी पीई बनाओ। ऐसा वर्चुअल फिक्स प्लेस ऑफ पीई बनाओ।
तीसरा प्रोविजन आया कि सर विथ होल्डिंग टैक्सेस लेके आ जाओ, विथ होल्डिंग टैक्सेस। सर इंडिया से अगर आप पैसे लेके जा रहे हो तो पैसे लेते टाइम आपको कुछ पैसा इंडिया में रखना पड़ेगा, दैट इज विथ होल्डिंग टैक्सेस। ये 3 ओईसीडी ने रिकमेंडेशंस की। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने 2 चीजें लाई। इंडिया लाई थी इक्वलाइजेशन लेवी, इंडिया इक्वलाइजेशन लेवी लाया था। दूसरा लाया था सर इंडिया सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का कॉन्सेप्ट, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 का पार्ट बी सर, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। पार्ट 1 का, सॉरी पार्ट सी था, पार्ट पार्ट ए का थर्ड पार्ट था, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। सर बिजनेस कनेक्शन वाले एजेंट वाले टॉपिक में हमने पढ़ा हुआ है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। सर ये इंडिया लाया। प्लस इक्वलाइजेशन लेवी 6% वाली लाया था, 2% वाली लाया था। 2% वाले आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन 6% वाली लाया था। दिस इज योर आंसर। इतना लिख दो कि आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। समझ में आ गया क्या? यस सर, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, discuss the provision incorporated in income tax act in line with OECD recommendation of BEPS action plan 4। एक्शन प्लान 4 के रिगार्डिंग सर इंडिया ने क्या क्या लाया इनकम टैक्स एक्ट में? सर 4 से क्या याद आता है? 94। 4 से क्या याद आता है? 94। 4 से क्या याद आता है? 94। 94 के बगल में लगा दो बी। 94 बी क्या होता है? तो 94 बी बोलता है कि अगर आप कभी भी एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो तो आप सिर्फ 30% ऑफ इबिटडा तक दे सकते हो, और वो भी 1 करोड़ के ऊपर होगा तभी ये प्रोविजन लगेंगे, अदरवाइज ये प्रोविजन नहीं लगेंगे। ये कॉन्सेप्ट इंडिया लेके आया था इन लाइन विद एक्शन प्लान नंबर 4। इतना आपको याद हो जाता है, इतना ही आप अपनी भाषा में लिख के आ जाओगे, आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत 94 बी का ज्ञान और दे देना कि एनबीएफसी के ऊपर नहीं लगता, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर नहीं लगता, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आईएफएससी में लोकेटेड उस पर भी नहीं लगता। 30% ऑफ इबिटडा में अपने को एसोसिएट एंटरप्राइज देखना पड़ता है। इंटरेस्ट इंप्लाइज ऑल द टाइम ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, जो कि गारंटी हो, बोरोइंग कॉस्ट हो, जो भी पेमेंट करो सब इंटरेस्ट में माना जाएगा। ये सब ज्ञान लिख के आ जाना 94 बी वाला, आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्या इतना मुश्किल जा रहा है अब तक? बताओ क्या इतना मुश्किल जा रहा है? अगर मुश्किल नहीं जा रहा ना, वीडियो को लाइक कर दो, मस्त से लाइक कर दो। सर 3 टायर स्ट्रक्चर इन ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन, एक्शन प्लान 13 था। एक्शन प्लान 13 में क्या बात करता है? एक्शन प्लान 13 बात करता है ट्रांसफर प्राइसिंग में 3 डॉक्यूमेंट मेंटेन करनी है। देखो 13 में 3 बातें करता है। सबसे पहला सर एक मास्टर फाइल बनानी है, उसके अलावा एक लोकल फाइल बनानी है और एक सीबीसी रिपोर्टिंग करनी है। देखो सीबीसी रिपोर्टिंग तो वो कंपनी के ऊपर है जिसका टर्नओवर ग्रेटर देन 400 करोड़ रुपीस का है, और वो भी पूरे वर्ल्ड वाइड में जो पेरेंट एंटिटी है सर वही मेंटेन करने वाली है। परफेक्ट सर, ये तो बात पक्की हो गई। लोकल फाइल सर, आप जो अगर अगर आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंटर कर रहे हो तो आप अपने लोकल फाइल में एंटर करते हो कि एग्जैक्टली आपने किससे किससे क्या क्या ट्रांजैक्शन किया। और मास्टर फाइल में आप क्या मेंटेन करते हो? आप अपनी बाकी एंटिटीज की डिटेल्स मेंशन करते हो कि कहाँ पे रहती है वो, उसका क्या इनकॉर्पोरेशन स्टेटस है, उसने क्या मेजर ट्रांजैक्शन किया, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसके मेन पार्टनर्स कौन है सर, ये सब मास्टर फाइल मेंटेन करते हो। ऐसा एक्शन प्लान नंबर 13 कहता है। आई होप ये भी याद हो गया होगा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल याद नहीं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। एक्सप्लेन द नेक्सस अप्रोच रिकमेंडेड बाय ओईसीडी इन बेप्स एक्शन प्लान 5 व्हिच हैज बीन अडॉप्टेड इन इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर एक्शन प्लान नंबर 5 याद ही नहीं आ रहा। एक्शन प्लान नंबर 5 याद ही नहीं आ रहा। देखो अब मैं तुमको याद दिलाता हूँ। देखो एक्शन प्लान नंबर 5 115 याद आता है? 115 तुमको याद आ रहा है क्या सर? 115 याद आ रहा है क्या सर? 115 बीबीएफ तुमको याद आ रहा है क्या? क्या 5 से 115 तुमको याद आ रहा है? हाँ सर 5 से 115 याद आ रहा है। 115 बीबीएफ एक्शन प्लान नंबर 5 क्या बोलता था कि अगर आप कभी भी रॉयल्टी पेटेंट कर रहे हो तो रॉयल्टी पेटेंट के लिए अपने देश में इंसेंटिव दो ताकि आपके यहाँ पे लोग रॉयल्टी पेटेंट को रजिस्टर कर रहे हैं। इंडिया ने क्या किया? 115 बीबीएफ लेके आ गया। 115 बीबीएफ क्या बोलता है कि अगर आपने कोई भी पेटेंट या रॉय पेटेंट डेवलप कर रहे हो इंडिया में और उसमें 75% से ज्यादा खर्चा इंडिया में ही कर रहे हो तो उस केस में आप इंडिया में रजिस्टर करवाओ, और जो भी रॉयल्टी की इनकम होगी ना उस पर सिर्फ 10% टैक्स लेंगे। ऐसा 115 बीबीएफ में इंडिया लेके आ गया। और ये किस लाइन में लेके आया है? इन लाइन विद एक्शन प्लान नंबर 5। इतना आप लिख के आ जाओगे दोस्त, पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सर what are the ways in which hybrid mismatch arrangement is used to achieve achieve unintended double non taxation? सर हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट क्या होता था? सर हाइब्रिड मिसमैच, एक देश के लिए इंटरेस्ट है इसलिए वो एक्सपेंस ले ले रहा है, कोई टैक्स नहीं भर रहा, उसी दूसरी कंपनी के लिए वो डिविडेंड बन जा रहा है, डिविडेंड उस देश में एग्जेम्प्ट है, तो सर एक ही चीज पे दो बार नॉन टैक्सेशन हो रहा है। इसको बोलते हैं हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट। एक्शन प्लान 2 बेप्स का ऐसा बात करता है। सर इसको करने के क्या तरीके होते हैं? हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट को अचीव करने के, रोकने के नहीं, अचीव करने के क्या तरीके होते हैं? सर 4 तरीके हमने पढ़े हुए थे। सर 2 डिडक्शन फॉर सिंगल बोरोवर, एक ही बोरोवर के लिए 2 डिडक्शन ले लेना। इसके अलावा कहता है सर डिडक्शन विदाउट इनकम, सर इनकम में ऑफर किए बिना ही डिडक्शन ले लेना। सर उसके अलावा कहता है फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स को मिस यूज करना, आप जबरदस्ती क्रेडिट ले रहे हो जबकि आप एलिजिबल ही नहीं हो। लास्ट में कहता है आप एग्जामेशन रेजिम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपके लिए इनकम एग्जाम नहीं होनी चाहिए लेकिन आपने नेचर के कारण उसको एग्जाम करवाने की कोशिश की। सर ये 4 तरीके होते हैं, अपने को याद होने चाहिए। सबसे पहले सर सिंगल डिडक्शन, एक ही 2 डिडक्शन ले रहा है सिंगल अमाउंट के लिए, इनकम ऑफर ही नहीं कर रहे लेकिन फिर भी एग्जामेशन ले ले रहे हैं, फॉरेन टैक्स क्रेडिट को मिसयूज कर रहे हैं, और चौथा कह रहा है हम एग्जामेशन रेजिम से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दीज आर द 4 वेज टू अचीव डबल
नॉन टैक्सेशन, अनइंटेंडेड डबल नॉन टैक्सेशन। पॉइंट नंबर 7 हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय थिन कैपिटलाइजेशन? सर थिन कैपिटलाइजेशन, सर कैपिटलाइजेशन कैसे याद करेंगे? सर कैपिटलाइजेशन से कैपिटल स्ट्रक्चर याद आता है तुमको? कैपिटलाइजेशन से कैपिटल स्ट्रक्चर याद आता है? हाँ सर याद आता है। कैपिटलाइजेशन से अगर तुमको कैपिटल स्ट्रक्चर याद आता है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है सर? डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन रहता है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब डेट इक्विटी का प्रोपोर्शन रहता है। सर आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन करो, हर देश का कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन करो ताकि उस देश में अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो उस रेट में डेट ज्यादा चला जाए और वहां पे फिर प्रॉफिट कम हो जाए और वहां पे टैक्सेस भी कम हो जाए। ऐसा अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन करना, जहां पे टैक्स रेट ज्यादा है वहां पे लोन ज्यादा चला जाए, वहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा हो जाए, वहां का प्रॉफिट कम से कम हो, और जिस देश में टैक्स रेट कम से कम है, सॉरी जिस रेट में टैक्स कम से कम है उस रेट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेके आ जाओ। इसको बोला था थिन कैपिटलाइजेशन। इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया भारत सरकार ने? सेक्शन 94 भी वही याद करो सर, एक्शन प्लान 4 लेके आ गए ताकि सर इंटरेस्ट एक्सपेंस जो भी इंडिया के बाहर जा रहा है वो सिर्फ 30% ही अलाउ होगा, उससे ज्यादा अलाउ ही नहीं होगा। याद आ रही है क्या चीजें? क्या इतना मुश्किल लग रहा है सर? बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट्स है, कोई इतना मुश्किल नहीं। आप देखोगे यही आपको आंसर मिलेगा। रीड करना है करो, नहीं करना है जो मैंने बोल दिया इस पर भरोसा करके आप लिख के आ सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल इकोनॉमी? ओह, सेम क्वेश्चन आ गया। व्हाट आर द टैक्सेशन इश्यूज विद ई-कॉमर्स? और ओईसीडी ने क्या रिकमेंड किया? सर डिजिटल इकोनॉमी वो जहां पे बाइंग सेलिंग हो रहा है ऑनलाइन ई-कॉमर्स मोड में। फिजिकल इंटरवेंशन ऑफ मनी, फिजिकल इंटरवेंशन ऑफ पीपल, फिजिकल इंटरवेंशन ऑफ प्लेसेस नहीं है, उसको बोला जाता है। तो इसमें दिक्कतें क्या होती है सर? नेचर को मतलब आपस में ट्रांजैक्शन को पहचानने में दिक्कत होती है। कहाँ से ट्रांजैक्शन हो रहा है, कहाँ पैसे जा रहे हैं सर, उसको ट्रांजैक्ट कैरेक्टराइज करने में दिक्कत होती है। सर ये सब दिक्कतें हैं। इसके लिए क्या रिकमेंडेशन आई? सर आप पी रूल्स को चेंज करो। वर्चुअल फिक्स प्लेस ऑफ बिज़नेस को पी बना दो और विथहोल्डिंग टैक्सेस लेके आ जाओ। ये सब तो पढ़ लिया ना आपने। एक्शन प्लान नंबर 1 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, explain the action plan for taxation of income arising of intellectual property rights on the basis of OECD recommendation in action in OECD recommendation for BEPS action plan number 5। सर IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को टैक्स करने के लिए OECD रिकमेंडेशन की लाइन में इंडिया ने क्या किया? सर फिर वही चीज रिपीट करा, 115 बीबीएफ। आपको समझ में आ रहा है? सर सेम चीजें रिपीट रिपीट में पूछ रहा है, कुछ भी चीज अलग अलग नहीं पूछ रहा। जो चीज उसको पूछनी है वही पूछ रहा है, नया कुछ नहीं पूछ रहा। एक्शन प्लान 115 बीबीएफ लाया। 10% से रॉयल्टी को टैक्स करेंगे, अगर 75% खर्चा इंडिया में करोगे तो आपके ऊपर 10% टैक्स रेट लग जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट शैल आल्सो कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, एक्सप्लेन। क्या अगर किसी एंटिटी का सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है क्या वो बिजनेस कनेक्शन कॉन्स्टिट्यूट करता है? याद करो यार, सेक्शन 9 में पढ़ रखा है ना। अगर कोई भी कंपनी है, कोई भी इंडिया के बाहर का ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो कि इंडिया में सर या तो 2 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर कर रहा है या फिर 3 लाख से ज्यादा यूजर्स डाउनलोड है, उसके यूजर्स है, तो सर वो बिजनेस कनेक्शन तो कॉन्स्टिट्यूट करता ही करता है। ये बात तो पक्की है, करता है कॉन्स्टिट्यूट। उसके अलावा हमने ये चीज़ भी देख रखी है कि अगर वो एडवर्टाइज़मेंट की सर्विसेज़ दे रहा है ना, या फिर सेल ऑफ गुड्स की सर्विसेज़ दे रहा है ना, तो उस केस में वो बिज़नेस इनकम इंडियन इनकम मान ली जाती है। ये सब हमने पढ़ रखा है, ये सब पढ़ रखा है। यही ज्ञान इसने दे रखा है। ओह माय गॉड! सर खत्म, खत्म, खत्म। इतने में वेब्स खत्म। ताली बजाओ पहले अपने लिए। अगर तुमको 10 क्वेश्चन बन जा रहे हैं ना, देयर इज़ ग्रेटर चांस कि आप पेपर सॉल्व करके आ जाओगे। पेपर में आपको बन जाएगा। ठीक है सर, ओके सर, परफेक्ट, समझ में आ गया। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जल्दी आ जाओ। इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज़। देखो कोई भला मानुष का टाइम स्टैम्प लगा देना यार। क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से आप बहुत कम टाइम में इसको सॉल्व करें, इसलिए कोई भला मानुस टाइम स्टैम्प लगा तो मजा आ जाएगा। एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी, सर क्या बात करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डबल टैक्सेशन एंड उसके कनेक्टिंग फैक्टर्स जो कि डबल टैक्सेशन लीड करते हैं? देखो सबसे पहली बात, डबल टैक्सेशन क्या होता है? एक ही इनकम में दो बार टैक्स लगना। एक ही इनकम में दो बार टैक्स लगना। सर कौन से फैक्टर्स का डबल टैक्सेशन होता है? सर डबल टैक्सेशन होता है दो कारण से। पहला होता है सर, एक होता है ज्यूरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन और एक होता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। अंडरस्टैंड इट। सर ज्यूरिसडिक्शन डबल टैक्सेशन क्या होता है? अगर कोई पर्सन इंडिया का रेसिडेंट है लेकिन इनकम कमा रहा है यूएसए में, तो यूएसए वाला बोलता है कि देखो तुमने यूएसए में कमाया है तो यूएसए में टैक्स भरो। इंडिया वाला बोलता है क्योंकि तुम इंडिया में रेसिडेंट हो इसलिए इंडिया में टैक्स भरो। इसलिए सर ज्यूरिसडिक्शन वाइज वो दो जगह पे टैक्स भर रहा है। दिस इज कॉल्ड डबल टैक्सेशन एज पर ज्यूरिसडिक्शन। ये वन ऑफ द रीजन है डबल टैक्सेशन होने का। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। सेकेंड फैक्टर क्या होता है? इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, यानी उस इनकम का नेचर ऐसा है जहां पे डबल टैक्सेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी डिविडेंड बांट रही है। डिविडेंड बांट रही, उस देश में डीडीटी लगता है, उस देश में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है, इसलिए कंपनी ने जब डिविडेंड बांटा तो डिविडेंड पे टैक्स भर दिया। लेकिन इंडिया में जब वो इनकम कमाई गई तो इंडिया में जब इनकम कमाते हो तो वापस डिविडेंड पे टैक्स लग जाता है, क्योंकि आईएफओ इसमें टैक्सेबल होता है डिविडेंड। तो एक ही इनकम पे दो बार टैक्स लग रहा है क्योंकि दोनों देशों के टैक्स लॉस अलग अलग है और सेम आइटम के लिए अलग अलग टैक्सेशन प्रिस्क्राइब्ड है, इसलिए डबल टैक्सेशन हो रहा है। तो एक तरफ होता है ज्यूरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन, एक होता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। एक ही इनकम पे दो बार टैक्स करना इज नथिंग बट डबल टैक्सेशन। और इसके नेचर कौन, कनेक्टिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? ज्यूरिसडिक्शन एंड
इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। ओके, ओके, ओके। सर इन एडिशन टू टैक्सिंग द राइट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन, एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग राइट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन, सर इनके अलावा एक टैक्स ट्रीटीज के और क्या काम होते हैं? देखो एक टैक्स ट्रीटीज के क्या काम होते हैं? पहली बात तो डबल टैक्सेशन अवॉइड करना, प्लस टैक्सिंग राइट एलोकेट करना। सच बात है, बिल्कुल सच बात। उसके अलावा कुछ और भी राइट्स होते हैं सर, इक्विटी और फेयरनेस। सर कभी भी एक एक रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये इक्विटी और फेयरनेस, बट ये इक्विटी और फेयरनेस आता ही कहां से? इक्विटी और फेयरनेस आता है डीडी डबल ए के थ्रू। एक रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट में भेदभाव नहीं होना चाहिए। न्यूट्रलिटी एंड एफिशिएंसी, सर हमेशा कभी भी आप सामान इंपोर्ट करो या एक्सपोर्ट करो, आप एक्सपोर्ट न्यूट्रल और इंपोर्ट न्यूट्रल होना चाहिए। सर दिस इज कॉल्ड कैपिटल इंपोर्ट न्यूट्रलिटी एंड कैपिटल एक्सपोर्ट न्यूट्रलिटी। मतलब क्या होता है? अगर मेरे को कोई मशीन खरीदनी है तो मैं यूएसए से खरीदूं, जापान से खरीदूं, चाइना से खरीदूं, सर टैरिफ ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए। ऐसा इंपोर्ट न्यूट्रलिटी कहता है। और मैं एक्सपोर्ट करूं ना, एक्सपोर्ट करते टाइम भी सब जगह के टैरिफ रेट सेम होने चाहिए। मेरा टैक्सेशन का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। कभी भी टैक्सेशन के कारण मेरा डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट नहीं आना चाहिए। इसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपोर्ट न्यूट्रलिटी। देखो डीडी डबल ये भी प्रिस्क्राइब करता है। पहली चीज क्या बोलता है? इक्विटी और फेयरनेस हो। दूसरी चीज बोलता है कि न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या बोलता है? इकोनॉमिक रिलेशंस को एस्टैब्लिश करना चाहिए, इकोनॉमिक रिलेशन एस्टैब्लिश होने चाहिए। तीसरी चीज ये बताता है, मस्त तीन चीजें बता देगा, आपको 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। सर जनरल रूल ऑफ वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी। सर जनरल रूल कौन कौन से थे वियना लॉ कन्वेंशन ट्रीटी में? वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटी, ट्रीटीज के लिए जो लॉ बनाया गया, ट्रीटीज को रीड करने के लिए जो लॉ बनाया गया, कहाँ पे? वियना कन्वेंशन में बनाया गया। उसके लिए जनरल रूल, सर मल्टीपल रूल्स थे। अगर आपको याद हो, वियना वीसीएलटी में मल्टीपल रूल्स हुआ करते थे, पैक्टा संट सर्वांडा हुआ करता था, और ये मल्टीपल रूल्स हुआ करते थे। उसमें सबसे नीचे दिया हुआ था जनरल रूल। जनरल रूल में सबसे पहला रूल बोलता था कि ट्रीटी को आप हमेशा गुड फेथ में रीड करने वाले हो। सेकंड चीज कहता था कि ट्रीटी के साथ साथ ना आप एडिशनल चीजें पढ़ोगे, प्रियम्बल और एनेक्सर भी पढ़ोगे। सब्सिक्वेंट इवेंट्स हो रहे हैं तो वो भी पढ़ लेना, सब्सिक्वेंट अग्रीमेंट्स या प्रैक्टिसेस हो रहे हैं वो पढ़ लेना, और इंटरनेशनल लॉ भी पढ़ लेना। सर ट्रीटी को रीड करने के कौन-कौन से जनरल रूल पढ़े बीसीएलटी में दे रखे थे? गुड फेथ में रीड करना, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, सब्सिक्वेंट पार्ट प्रैक्टिसेस देख लेना, इंटरनेशनल लॉज भी देख लेना, और लास्ट में कहता है प्रियम्बल और एनेक्सर को रीड कर लेना, बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा। ऐसा जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज बोलते हैं। ठीक है सर, बढ़िया। सिमिलर बातें एक्सट्रिंसिक एड्स भी बोलती हैं। सर ट्रीटी का रीड करने के लिए एक्सट्रिंसिक एड्स कौन-कौन से हो सकते हैं? आप ट्रीटी पढ़ रहे हो, डीडीडबल्यू पढ़ रहे हो, कोई मीनिंग समझ में नहीं आई तो कैसे समझोगे? सिर्फ आप इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस देखोगे। इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस देखोगे, इसमें आंसर में नहीं दे रखा। सर सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट्स देखोगे, ठीक है, सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट्स देखोगे, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, सब्सिक्वेंट प्रैक्टिसेस देखोगे। सर बाकी देशों में कैसा फील हो रहा है, बाकी देशों में कैसा ट्रीट हो रहा है, उसी चीज को। उसके अलावा प्रोटोकॉल, रेजोल्यूशंस, कमिटी रिपोर्ट्स, ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर मिलेगा। क्योंकि जो एक्सट्रिंसिक एड जनरल रेट्स होती हैं, जनरल तरीके से जैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं, यही सेम चीजें वीसीएलटी ने भी बोल रखी है। वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटी ने भी सेम यही चीजें बोल रखी है। एक्सट्रिंसिक एड्स जो दे रखी है ना, ये सेम चीजें वीसीएलटी ने बोल रखी है। तो आंसर दोनों सेम भी लिख के आ जाओगे तो आपको नंबर नहीं कटने वाले आपके। आराम से समझो, आराम से, आराम से। क्या कैसे-कैसे इंटरप्रेट करोगे? पहली बात तो गुड फेथ में रीड करोगे। वीसीएलटी बोलता है गुड फेथ में रीड करो। सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट्स देख लो, सब्सिक्वेंट प्रैक्टिसेस देख लो, इंटरनेशनल लॉ देख लो। उसके अलावा एक दो चीजें और बोलता है एनेक्सर और प्रिएम्बल देख लो। एक्सट्रिंसिक एड्स भी यही बोलते हैं। ऑलमोस्ट एक्सट्रिंसिक एड्स भी यही बोलते हैं कि भाई अदर पार्टीज का देख लेना, सब्सिक्वेंट देख लेना, सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट्स देख लेना, और लास्ट में इंटरप्रेटिव प्रोटोकॉल्स वगैरह देख लेना, कमिटी रिपोर्ट्स देख लेना, और थोड़ा बहुत और जो एग्रीमेंट्स है, रेज़ोल्यूशंस है, ये सब भी देख लेना। इससे आपका इंटरप्रिटेशन आ जाता है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अच्छा-सा क्वेश्चन है, ध्यान देना थोड़ा-सा। मैट्रिक्स इंक इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री एक्स। मैट्रिक्स कंट्री एक्स में, ये इंडिया है, ये मैट्रिक्स है। होल्ड्स 26% कंट्रोल इंटरेस्ट इन पीलू कंपनी। ठीक है, ये पीलू में 26% होल्ड करती है। यानी क्या मैं कह सकता हूँ आपस में दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है? यस। पीलू लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 50 लाख ड्यूरिंग प्रीवियस 23 पीलू लिमिटेड ने 50 लाख का डिविडेंड बांट दिया। डीडी डबल बिटवीन इंडिया एंड कंट्री एक केम इनटू फोर्स 1/1/2018 को डीडी डबल आया था, जो बोलता है डिविडेंड को ना 15% से टैक्स करेंगे। डिविडेंड विल बी टैक्सेबल एट द रेट 15%। देयरफॉर इंडिया एंटर्ड इनटू डीडी डबल विद अनदर कंट्री वाई। अच्छा, इंडिया एक और कंट्री के साथ डीडी डबल में घुसा। कब घुसा? सर 15 मई 2018 को, कंट्री वाई के साथ, जहां पे डिविडेंड के राइट सिर्फ 10% है। ओह, मतलब आप कंट्री एक्स के साथ डिविडेंड 15% से टैक्स कर रहे हो, लेकिन बाद में आप किसी दूसरी एंट्री की एंटिटी के साथ, दूसरी कंट्री के साथ डीडी डबल कर रहे हो, जहां पे आप सिर्फ 10% टैक्स कर रहे हो।
एक कंट्री के साथ 15% ले रहे हो, उसके बाद किसी दूसरी कंट्री के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो कि मैं सिर्फ 10% लूंगा, ठीक है। जैक सीएफओ, एक मिनट, ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। जैक सीएफओ है मैट्रिक्स इंक का, इस मैट्रिक्स इंक का सीईसीएफओ है जैक। आपका ओपिनियन चाहता है कि कंसेशनल टैक्सेस आपको मिलेंगे क्या? क्या कंसेशनल टैक्सेस आपको मिलेंगे क्या? ओके ओके ओके, ठीक है। What are the other conditions to be satisfied? You may assume that protocol of India DEEE OECD की members country, ठीक है, कोई बात नहीं, related party relevant parity clause लगा हुआ है, ठीक है, relevant parity clause लगा हुआ है। सर कहता है वुड योर आंसर चेंज अगर कंट्री वाई ओईसीडी मेंबर बनता सिर्फ ओनली ईयर 2020, अगर बाद में ओईसीडी का मेंबर बनता तो। देखो ये बात कहाँ कर रहा है, अगर आपको कुछ भी नहीं कह रहा लेकिन देख के समझ में आ रहा है, दिस इज अबाउट मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉजेस। ओईसीडी जो होता है ना, ओईसीडी के जो अपने मेंबर्स रहते हैं वो आपस में एक मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज बना लेता है। यानी आपस में हम जो भी एक दूसरे को टैक्स रेट देंगे ना, वो टैक्स रेट आप किसी बाहर वाले को नहीं देने वाले। फॉर एग्जांपल इन यहाँ पे कौन-कौन हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, ब्राजील हो गया, उसके अलावा रशिया हो गया। सर ये 5 लोग आपस में डिसाइड करके बोलते हैं कि देखो हम दोनों एक दूसरे को जब कभी भी इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, डिविडेंड पेमेंट करेंगे, इट विल बी टैक्सेबल एट 10%। अब आगे चल के इंडिया चुपके से आता है और यूएसए के साथ एग्रीमेंट कर लेता है कि भैया देखो अगर हम तुमको डिविडेंड देंगे तो सिर्फ 5% टैक्स करवाएंगे। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज क्या बोलता है कि अगर आप किसी थर्ड पर्सन को बेनिफिट दे रहे हो ना, कम टैक्स रेट से बेनिफिट दे रहे हो ना, तो फिर उसके बेनिफिट आपको बाकी लोगों को भी देना पड़ जाता है। उसका बेनिफिट आपको बाकी लोगों को भी देना पड़ जाता है। सर लेकिन इसमें ना कुछ ड्रॉबैक्स है, इसमें कुछ थोड़ी कंडीशंस रहती हैं। कंडीशंस क्या कहती है? पहला, सर पहली बात तो आप जब किसी भी थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट करने जाओ, तो उस टाइम पे आपका पहले से ही एक एग्रीमेंट होना चाहिए मोस्ट फेवर्ड नेशन में, ठीक है? दूसरा, सर जो जिस थर्ड पार्टी से एग्रीमेंट कर रहे हो ना, वो थर्ड पार्टी मोस्ट फेवर्ड नेशन का मोस्ट फेवर्ड नेशन का पार्ट नहीं होनी चाहिए। यस। तीसरा, इंडिया जो थर्ड पार्टी से टैक्स कर रही है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में यूएस से चार्ज कर रही है, सर ये कम रेट होना चाहिए। अगर कम रेट है तो ही बेनिफिट मिलेगा ना। चौथा कहता है इंडिया में इसको नोटिफाई करना चाहिए। यानी सर 4 बातें। इंडिया जब थर्ड पार्टी से एग्रीमेंट कर रही है ना, मोस्ट फेवर्ड नेशन के अलावा किसी थर्ड पार्टी से एग्रीमेंट कर रही है, तो इंडिया मोस्ट फेवर्ड नेशन का पार्ट हो और वो थर्ड पार्टी नहीं होना चाहिए। थर्ड पार्टी बाद में वाले ओईसीडी का पार्ट बन जाए, मोस्ट फेवर्ड नेशन का पार्ट बन जाए, चलेगा अपने को। टैक्सेशन राइट्स कम होने चाहिए, यानी सर मोस्ट फेवर्ड नेशन ज्यादा चार्ज कर रहे हो, इस थर्ड पार्टी से कम चार्ज कर रहे हो, प्लस इंडिया में नोटिफाई भी कर दिया हो। इस केस में जो भी रेट इस थर्ड पार्टी से ले रहा हो ना, वो रेट आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉसेस को भी देने पड़ जाएंगे, मोस्ट फेवर्ड नेशन कंट्रीज को भी देने पड़ जाएंगे। आंसर देखो, सेकंड ट्रीटी जैसे हमारी ये वाली इंडिया यूएसए की ट्रीटी है, बाद में एंटर की गई है, बाद में एंटर की गई एमएफएन के साथ, यानी जो ओईसीडी वाले मेंबर्स अपने दोस्त लोगों के साथ जो ट्रीटी की गई ना, उसके बाद यूएसए के साथ की गई। दूसरा, सेकंड ट्रीटी इज एंटर जब इंडिया ओईसीडी का मेंबर था। कह रहा है कि ओईसीडी का मेंबर इंडिया है, इंडिया ओईसीडी का मेंबर है, मेंबर होने के बाद आप सेकंड ट्रीटी कर रहे हो। हाँ सर ऐसा ही हुआ है। तीसरा, इंडिया ने अपने टैक्सिंग राइट्स लिमिट कर रखे हैं, यानी सर यूएसए से कम रेट चार्ज कर रहा है। सर ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। प्लस कह रहे हैं एक सेपरेट नोटिफिकेशन है, सर सेपरेट नोटिफिकेशन कर दिया क्या? हाँ सर सेपरेट नोटिफिकेशन भी इंडिया ने नोटिफाई कर दिया। सर चारों कर दिया ना, तो ये जो पर्सन है ना, ये जो पर्सन यहाँ पे जो 10% टैक्सिंग राइट्स है ना, 10% टैक्सिंग राइट्स, ये कंट्री एक्स को भी देने पड़ जाएंगे। कंट्री एक्स को भी 10% से ही टैक्स लगाना पड़ जाएगा आपको। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज सिंपली क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर आप कभी भी अपने दोस्त लोगों से ज्यादा टैक्स रेट चार्ज कर रहे हो ना, तो अगर आप किसी थर्ड पार्टी को कम रेट से टैक्स कर रहे हो, तो वो कम रेट अपने दोस्त लोगों को भी देना पड़ जाएगा। दिस इज मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज। आप इतना आंसर लिख के आ जाओगे, 4 कंडीशन लिख के यस 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 लिख के आ जाओगे, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। 4 कंडीशन कौन सी? सबसे पहला, इंडिया एमएफएन का पार्ट होना चाहिए, जो भी कंट्री एमएफएन का पार्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, कोई थर्ड पार्टी के साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हो आफ्टर बिकमिंग एमएफएन, और वो थर्ड पार्टी एमएफएन का मेंबर नहीं, मोस्ट फेवर्ड नेशन कंट्रीज का पार्ट नहीं है। प्लस आप उससे अपने टैक्सिंग राइट्स लिमिट कर रहे हो, यानी उससे कम टैक्स चार्ज कर रहे हो। और लास्ट में कहता है कि आपने इंडिया में उसको नोटिफाई भी कर दिया है। अगर चारों कंडीशन फुलफिल कर लेते हो, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। सर एक्सप्लेन द मीनिंग्स इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज। अच्छा सर सबसे पहले तो कंटेम्परेनिया एक्सपोजिटो, मैंने बार-बार क्लास में बोलता था कंटेम्परेनिया एक्सपोजिटो बोलो इसे। कंटेम्परेनिया एक्सपोजिटो बोलो इसे। कंटेम्परेनिया एक्सपोजिटो, कंटेम्परेनिया सर ये तो याद हो गया, ऐसे बोलते थे। मीनिंग नहीं याद हुआ। सर मीनिंग होता है जिस टाइम पे मीनिंग ट्रीटी साइन हुई थी ना, उस टाइम का मीनिंग पकड़ोगे आप। कहता है नॉर्मली इंटरप्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द मीनिंग एट द टाइम इन व्हिच ट्रीटी वाज कंक्लूडेड। सर इतना बस लिख के आ जाओगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानना आपको, बस इतना लिख के आ जाओ जिस साल में ट्रीटी साइन की गई थी, उस साल में आपको मीनिंग उठाना है। दूसरा पूछता है पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। सर पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, सर अगर एक लेमैन को बोलूं, एक 11th क्लास के बच्चे को बोलूं कि भैया पर्पसिव इंटरप्रिटेशन का मतलब बताओ, तो वो क्या लिखता? वो बोलता कि ट्रीटी ऐसे रीड करो कि ट्रीटी का पर्पस डिफीट ना हो जाए। ट्रीटी ऐसे रीड करो कि ट्रीटी का ऑब्जेक्ट डिफीट ना हो जाए। ऐसा बच्चा लिख के आ जाता, आप भी वही लिख के आ जाओगे, नंबर मिल जाएंगे। इट इज अप्रोच इन विच ट्रीटी इज टू बी इंटरप्रेटेड इन सच अ वे दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रीटी एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ पर्पस आर मेट। सिंपल।
एपेक्स कोर्ट ने एग्री किया था कि कंटेंशन ऑफ द एपेलेंट दैट प्रिएम्बल और ये इंडिया मॉरिशस, ठीक है, ये सब आप नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, आप इतना लिख के आ जाओ, आपको 1 नंबर दे देगा, आपको 1 ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। फिर अब क्वेश्चन रिपीट होने लगे। एग्जामिन एंड स्टेट द करेक्टनेस और द अदरवाइज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट विद द इंटरनेशनल टैक्स ट्रीटीज। करेक्ट आंसर देना है विद रीजंस। तो टैक्स असिस्टेंस प्रोवाइड करना है प्लस कलेक्शन ऑफ फेयर एंड लेजिटिमेट शेयर ऑफ टैक्सेस इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द टैक्स ट्रीटीज। सर टैक्स ट्रीटीज का सोल ऑब्जेक्टिव क्या सिर्फ कलेक्शन टैक्स होता है? ना जी सर, इक्विटी और फेयरनेस भी होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट न्यूट्रलिटी भी होता है सर, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस भी होता है, उसके अलावा सर डिस्क्रिमिनेशन जो होता है नॉन रेसिडेंट्स के साथ, सर वो भी अपने को अवॉइड करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। और सर कहते हैं प्रोटोकॉल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्रीटी एंड सेम बाइंडिंग फोर्स रखता है। अगर ट्रीटी के आगे पीछे जो प्रोटोकॉल लगा होता है, ट्रीटी के पीछे होता है प्रोटोकॉल, एक एनेक्सर शीट लगाई जाती है, दैट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या ट्रीटी का पार्ट होता है? हाँ सर, ट्रीटी का पार्ट होता है। क्या ट्रीटी के साथ रीड किया जाता है? हाँ सर, ट्रीटी के साथ रीड किया जाता है। दिस इज नथिंग बट प्रोटोकॉल ओनली। यही आपको ज्ञान यहाँ पे मिल जाएगा। व्हाट इज स्टैटिक एंड एम्बुलेटरी अप्रोच? सर कभी भी कोई भी ट्रीटी अगर आप इंटरप्रेट करते हो, स्टैटिक अप्रोच कहता है कि जिस साल में ट्रीटी साइन की गई थी उस साल का मीनिंग पकड़ो। एम्बुलेटरी बोलता है जिस साल में आप मीनिंग निकालना चाह रहे हो उस साल का मीनिंग पकड़ोगे। हो सकता है ओवर द पीरियड चीजों के मीनिंग चेंज होते हैं। इफ यू नो, इकोनॉमिक्स का मीनिंग ओवर द पीरियड चेंज होता है। इकोनॉमिक्स 1980s में अलग होती थी, 1880s में अलग होती थी, 1780s में अलग मीनिंग होती थी। आप देखोगे एडम स्मिथ था, उसने अलग मीनिंग बताई, 1880s में अलग मीनिंग आई, उसके अलावा आगे चल के अलग मीनिंग, आज अलग मीनिंग है। हर चीज की मीनिंग अलग अलग होती है। ओवर द पीरियड मीनिंग्स चेंज होती है। प्रोविजन कहता है कभी भी अगर आप किसी प्रोविजन को इंटरप्रेट करोगे, अगर स्टैटिक तरीके से इंटरप्रेट करते हो, इट मींस जिस साल में ट्रीटी साइन हुई थी उस साल का मीनिंग पकड़ोगे। अगर एम्बुलेटरी अप्रोच दे रहे हो, इट मींस जिस साल में आप ट्रीटी इंटरप्रेट कर रहे हो उस साल का मीनिंग पकड़ोगे। This is the difference between static approach and ambulatory approach. Sir, pacta sunt servanda, pacta serva sunt servanda in the view of principles enunciated by Vienna Convention law of treaty. सर पैक्टा संट सर्वांडा सर याद होगा क्या? सर नहीं याद हो रहा। सर ऐसे याद करो, फैंटा के साथ मिरिंडा, फैंटा साथ मिरिंडा। क्या बोला मैंने? फैंटा साथ मिरिंडा, फैंटा साथ मिरिंडा, फैंटा साथ मिरिंडा, फैंटा के साथ मिरिंडा, ऐसे याद हो जाएगा तो पैक्टा संट सर्वांडा याद हो जाएगा। मुझे बताओ, फैंटा के साथ मिरिंडा याद हो जाएगा आपको, वैसे ही आपको फैंटा सेंट सॉरी फैंटा सेंट सर्वांडा याद रखना है। सर ये तो बता दिए, मतलब भी बताओ। फैक्टा सेंट सर्वांडा इंप्लाइज सर ट्रीटी हैज टू बी इंटरप्रेटेड इन गुड फेथ। आपको गुड फेथ में रीड करनी है एंड ट्रीटी बाइंडिंग होने वाली है सभी लोगों के बीच में। ट्रीटी गुड फेथ में आपको रीड करनी है एंड ट्रीटी हैज टू बी बाइंडिंग, बस ये इतना सा कहता है। फिर भाई कंटेम्परेनिया एक्सपोजिटो पूछ रहा है, कंटेम्परेनिया एक्सपोजिटो पूछ रहा है, तो कंटेम्परेनिया एक्सपोजिटो वही से फिर से बोलेंगे हम कि ट्रीटी उस साल में रीड करोगे जिस साल में साइन की गई थी। दूसरा टेलियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। सर टेलियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है? ये हमने पहली बार सुना, बुक में भी नहीं, ऑनेस्टली बुक में नहीं, लेकिन क्वेश्चन आंसर में कवर करवा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि बुक में नहीं है। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर जो हमने पढ़ा था ना ऊपर, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, सर यही मतलब होता है जो ऊपर पढ़ के नहीं आया था। ये देखो 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 ऊपर पढ़ के आया था ना, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, सर इसी का ही मतलब होता है। पूरी की पूरी सेम मीनिंग उठा के रख दी टेलियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन में, कि इंटरप्रिटेशन आपको ऐसे करना है कि उसका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रीटी मीट हो जाए, ऑब्जेक्ट और पर्पस उसका प्रॉपर्ली मीट हो जाए। प्रॉपर सेम वही बात कहता है, इंडिया मॉरिशस वाली बात भी कहता है। दिस वाज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज। आधे घंटे में 2 चैप्टर हो गए भाई साहब। अब आ जाओ एमटीसी पे, मॉडल टैक्स कन्वेंशंस पे। भाई ये तो ऐसे ऐसे मक्खन की तरह हो जाएगा, मक्खन की तरह हो जाएगा बढ़िया से। एक्सप्लेन ब्रीफली द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन यूएन मॉडल एंड ओईसीडी मॉडल। यूएन मॉडल और ओईसीडी मॉडल में डिफरेंसेस बताने हैं अपने को, ठीक है? यूएन मॉडल एंड ओईसीडी मॉडल में डिफरेंसेस बताने हैं। सर पहली बात तो यूएन मॉडल किनके बीच में होता है, समझो डिफरेंस क्या होता है। यूएन मॉडल क्या होता है? तो डेवलपिंग नेशंस के बीच में होगा, डेवलपिंग डेवलपिंग में, या फिर सर डेवलप्ड डेवलपिंग में। या तो दो डेवलप्ड ने दो डेवलपिंग नेशन होंगे, इंडिया पाकिस्तान होगा, या फिर सर दो, एक डेवलप्ड एक डेवलपिंग, एक फ्रांस हो गया इंडिया हो गया, जर्मनी हो गया इंडिया हो गया, ये हो गया। अगर कभी भी दो डेवलप्ड नेशंस के बीच में है ना, तो ये इसमें हमेशा ओईसीडी मॉडल फॉलो होता है, ओईसीडी मॉडल फॉलो, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, जो ओईसीडी मॉडल है ना, ओईसीडी मॉडल है ना, इसमें सोर्स रूल को नहीं, रेसिडेंस रूल को तवज्जो दी जाती है। उफ माफ करना, तवज्जो, उर्दू वर्ड, इंग्लिश हिंदी समझ में आ रही है नहीं, तवज्जो यूज कर रहे हो, कोई बात। ओईसीडी मॉडल बोलता है आपको रेसिडेंस रूल्स को तवज्जो देनी है, यानी रेसिडेंस रूल यानी जहां पे आप वासी हो वहां टैक्सेस भरोगे। लेकिन जो अपना यूएन मॉडल है ना, ये बोलता है अरे यार रेसिडेंस तो सही है, रेसिडेंस पे तो टैक्स भरना ही चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पे ना आपको सोर्स रूल को भी देना पड़ता है। यूएन मॉडल इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन रेसिडेंस एंड सोर्स रूल। प्लस अगर बेसिक्स और डिफरेंस मानो तो उसमें 32 आर्टिकल्स रहते हैं, इसमें 31 आर्टिकल्स रहते हैं, छोटा सा डिफरेंस है, काम का नहीं है। आप इतना लिख के आ जाओगे, आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे।
व्हेन डज इट बिकम नेसेसरी टू अप्लाई टाई ब्रेकर रूल एंड उसके मैनर ऑफ एप्लीकेशन किस कैसे लगता है? सर टाई ब्रेकर रूल क्या बात करता है? पहली बात तो आर्टिकल 4 बात करता है रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिफाइन होता है किसी भी पर्सन का? कहता है जो भी आपके डोमेस्टिक टैक्स लॉज़ बोलेंगे ना उस बेसिस पे आपको रेसिडेंशियल स्टेटस डिफाइन करना है। सर अपने को मस्त समझ में आ गया। सर अगर एक बार रेसिडेंशियल स्टेटस लगाने के कारण एक पर्सन दोनों देश का रेसिडेंट बन रहा है, तो दोनों के बीच में क्या माना जाएगा? कैसे माना जाएगा कि कौन से देश का रेसिडेंट है? तब हम लगाते हैं टाई ब्रेकर रूल और टाई ब्रेकर रूल 5 बातें करता है। सबसे पहली बात करता है टाई ब्रेकर रूल कि भैया वो परमानेंटली कहाँ रह रहा है? परमानेंटली उसका घर कहाँ है? क्या दोनों जगह पे घर है? अगर दोनों जगह पे घर है तो आप सेकंड कंडीशन पे जाओ। सेकंड कंडीशन बोलता है उसके इकोनॉमिक और पर्सनल रिलेशन कहाँ क्लोज है, कहाँ वो सामाजिक में समाज में अपने आप को ज्यादा ज्यादा कंफर्टेबल ज्यादा महसूस करता है, ज्यादा क्लोज महसूस करता है, या कहाँ उसका मेन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, कहाँ वो मेजर बिजनेस कर रहा है। सेकंड चीज में ये देखोगे, अरे नहीं सर वो तो दोनों जगह पे बिज़नेस भी सेम कर रहा है, दोनों जगह सामाजिक समाज में इंक्लूसिव भी है, दोनों जगह बिल्कुल बराबर है। सर सेकंड कंडीशन में वो क्या हो जा रहा है, उस केस में दोनों के उसके इकोनॉमिक और पर्सनल रिलेशन क्लोज़ है। तो फिर क्या कहते हैं? कहते हैं आप हैबिचुअल अबोर्ड पकड़ो। हैबिचुअल अबोर्ड यानी कहाँ रह रहा है आम तौर पे? क्या आम तौर पे यूएसए में रह रहा है या आम तौर पे इंडिया में रह रहा है? ओरिजिन कहता है आप इसको कंपेयर करो। अगर दोनों जगह पे रह रहा है ना, तो आप चौथी कंडीशन में जाओगे, देखोगे कि किस देश का नेशनल है वो। किस देश का नेशनल है वो, किस देश की सिटीज़नशिप मिल रखी है उसको। अगर सिटीज़नशिप भी दोनों जगह की मिल रखी है ना, तो प्रोविज़न कहता है कि दोनों देश की जो आपस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ है ना, आपस में डिसाइड करेंगी फाइनली करने के लिए कि एग्ज़ैक्टली उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसा बनेगा। अब बात सुनो मेरी इम्पोर्टेंट, अगर इतना लिख के आ जाओगे ना एग्ज़ाम में 5 में से 3 नंबर देगा। आपको एक लाइन और लिख के आनी है कि दिस वाज़ केस विथ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। लेकिन अगर यही आप कोई कंपनी का ऐसा निकालना चाहते हो, टाई ब्रेकर रूल लगाना चाहते हो ना, तो आपको अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स भी चेक करने पड़ेंगे। आपको प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी चेक करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेशन स्टेटस भी चेक करना पड़ेगा, कहाँ पे मेन प्लेस ऑफ बिज़नेस है, ये सब चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आप डिसाइड करने वाले हो, उसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ डिसाइड करेंगी कि एग्ज़ैक्टली इनका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसा है। आपको अदर एसएससीज़ के लिए भी ये लाइन लिख के आनी पड़ेगी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ पोएम, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अदर फैक्टर्स विल डिसाइड द रेजिडेंशियल स्टेटस। इंडिविजुअल का मात्र लिखने से नंबर नहीं मिलने वाले, टाई ब्रेकर में आपको कंपनी, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म इन सब के लिए भी लिख के आना पड़ जाएगा। गॉट इट? तो समझ में आ गया। सर उसके सॉरी ये वाला क्वेश्चन हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है? इंटरेस्ट और फीस, इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? सर इंटरेस्ट का मीनिंग है बड़ा प्यारा है। सर कहता है पेमेंट फॉर डेट क्लेम ऑफ एनी काइंड। आप किसी भी डेट पे जो पैसा वापस कर रहे होते हो ना, ओवर एंड अबव दैट डेट इज इंटरेस्ट। आपको कोई भी चीज मिली, कोई पैसा मिला, लोन के फॉर्म में मिला, किसी भी फॉर्म में मिला, उसके बदले अगर आपको पैसा वापस करना है ना एक्स्ट्रा में, दैट इज इंटरेस्ट। अगर आप वर्डिंग मीनिंग देखोगे ना, इनकम फ्रॉम डेट क्लेम्स ऑफ एवरी काइंड। भले आपको पैसा मिला सिक्योरिटी के साथ मिला, विदाउट सिक्योरिटी मिला, फर्क नहीं पड़ता। भले पैसा आपको किसी भी फॉर्म में मिला है, कहता है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड फर्क नहीं पड़ता। क्या उसमें कोई वोटिंग पावर्स है? फर्क नहीं पड़ता। क्या उसमें प्रॉफिट शेयर है? फर्क नहीं पड़ता। इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज है? फर्क नहीं पड़ता। बॉन्ड डिबेंचर से फर्क नहीं पड़ता। सर सब कुछ इंक्लूड किया जाता है। सर बस ध्यान देना, पेनल्टी चार्जेस आर नॉट कंसिडर्ड एज इंटरेस्ट पेमेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल। कभी भी अगर आप पेनल्टी चार्जेस पे करते हो तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज इंटरेस्ट। इनकम ऑन डेट क्लेम्स ऑफ एवरी काइंड इज इंटरेस्ट। इतना याद रख लोगे, खत्म हो जाएगा अपना आंसर। यूएन मॉडल ऐसा कहता है। सर उसके अलावा यूएन मॉडल एफटीएस कैसे बोलता है? सर एफटीएस याद करने के लिए अपने को याद करना पड़ेगा एमटीसी, मैनेजरियल टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। मैनेजरियल टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज इतना आप लिख के आ जाओगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोमेटेड डिजिटल सर्विसेज एलुसिडेट एलुसिडेट ओके। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था नवंबर 24 में। क्या बोलता है? आर्टिकल 12 बी ऑफ यूएन मॉडल कन्वेंशन बोलता है कि इंटरनेट की सर्विसेज, इंटरनेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सर्विसेज इसमें मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन है, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज होती है। एग्जांपल, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज एक एडवर्टाइजिंग होती है। एक यूजर डेटा, ऑनलाइन सर्च इंजन, इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म सर्विसेज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल कंटेंट, ऑनलाइन गेमिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड सेंट्रलाइज्ड टीचिंग सर्विसेज। देखो 9 दे रखी है, आपको 4 याद होगी तो आपको नंबर मिल जाएगा। पहला कौन सा होता है? सबसे पहले एडवर्टाइजिंग सर्विसेज याद करना। ऑनलाइन टीचिंग याद कर सकते हो, देखो टीचिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, टीचिंग। तीसरा ऑनलाइन गेमिंग एक याद हो सकती है, उसके अलावा चौथा क्या हो सकती है? सर सर्च इंजन वगैरह याद हो सकता है। बस एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, 5 तो याद हो गई ना। फिर से 5 याद होनी चाहिए अपने को। सबसे पहले ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, टीचिंग, गेमिंग, उसके अलावा सर्च इंजन, उसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ऐसे याद हो जाएगा अपने को। सर व्हाट आर द पेमेंट्स कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ रॉयल्टी अंडर यूएन मॉडल एंड ओईसीडी मॉडल कन्वेंशन एलयूसीडेट? देखो एलुसिडेट, देखो नॉर्मली पेमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ यूज पेमेंट
फॉर यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ इनटैंजिबल। इनटैंजिबल को यूज करने के लिए अगर मैं कोई पेमेंट कर रहा हूं ना, तो इट कंस्टिट्यूट्स रॉयल्टी। प्लस अगर एक कमर्शियल, साइंटिफिक या इंडस्ट्रियल मशीनरी को यूज कर रहा हूं तो इसको यूज करने का राइट भी रॉयल्टी बनता है। प्लस इन सबको यूज करने का जो ज्ञान देना है ना, ज्ञान, ये भी रॉयल्टी होता है। ठीक है। किसी भी इंटेंजिबल एसेट को यूज करने का राइट इज रॉयल्टी। किसी भी कमर्शियल, साइंटिफिक या इंडस्ट्रियल मशीनरी को यूज करने का राइट रेंटल नहीं होता, रॉयल्टी होता है। और लास्ट में कहता है ज्ञान देना, इन सब चीजों से रिलेटेड इंपार्टिंग नॉलेज भी रॉयल्टी कहलाता है। प्लस सर यूएन मॉडल स्पेसिफिकली कहता है कि जो रेंटिंग ऑफ फिल्म टेप्स होता है ना फॉर ब्रॉडकास्टिंग, या फिर सर इक्विपमेंट रेंटल फॉर इंडस्ट्रियल कमर्शियल, सर इसको यूएन मॉडल में माना जाता है रॉयल्टी। सर ओईसीडी मॉडल इसको नहीं मानता। ओईसीडी मॉडल इन दोनों को रॉयल्टी नहीं मानता। सर बाकी सबको रॉयल्टी यूएन मॉडल मानता है। ओईसीडी मॉडल, यूएन मॉडल दोनों सबको सबको रॉयल्टी मानते हैं। लेकिन जो रेंटिंग ऑफ फिल्म टेप्स है ना, और जो ये अपना कमर्शियल साइंटिफिक मशीनरी का रेंटल पेमेंट है, सर इसको ओईसीडी मॉडल नहीं मानता। इसको ओईसीडी मॉडल नहीं मानता, सर यूएन मॉडल मानता है रॉयल्टी में। ठीक है। What is the difference between permanent अच्छा difference between OECD model and UN model in relation to permanent establishment? सर permanent establishment के टर्म्स में UN मॉडल OECD मॉडल में क्या डिफरेंसेस है? देखो दोनों ही permanent establishment के रूल्स में ना बोलते हैं कि फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। दोनों ही ये बातें तो बोलते हैं, लेकिन तीन मेजर डिफरेंसेस हैं। एक तो होता है अबैंडन्ड साइट। अगर कोई कंपनी यहाँ आ रही है इंडिया में कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो कहता है यूएन मॉडल कहता है ना कि अगर 12 महीने के लिए अगर वो साइट खुली है, 12 महीना 6 महीने, लेट मी चेक। यू सॉरी यूएन मॉडल बोलता है 6 मंथ्स के लिए अगर साइट है इंडिया में तो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बन जाएगा। ओईसीडी बोलता है कि 12 महीने तक उस साइट को इंडिया में रहना चाहिए, तब जाके वो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बनेगा। अगर कोई अबैंडन्ड साइट, अगर फॉर एग्जांपल कोई साइट वगैरह के काम के लिए आ रहा है, साइट एज़ इन घर बनाने के काम के लिए आ रहे हैं, वो साइट इंडिया में है, अगर 6 महीने के लिए है ना वो साइट अबैंडन्ड है, 6 महीने के लिए वो काम कर रहे हैं, तो यूएन मॉडल बोल देगा कि परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है। लेकिन अगर ओईसीडी मॉडल को परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बनाना है तो कम से कम 12 महीने के लिए उस साइट को रहना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस क्या होता है ना, सर्विस फी का कॉन्सेप्ट। सर ओईसीडी मॉडल सर्विस फी को पहचानता ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर कोई टेक्नीशियन अगर इंडिया आ रहा है तो उस टेक्नीशियन के इंडिया को आने को कभी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं माना जाता। लेकिन यूएन मॉडल मानेगा। यूएन मॉडल बोलेगा अगर वो पर्सन 180 183 दिन से ज्यादा 183 डेज से ज्यादा अगर इंडिया में रुका हुआ है तो वो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर जाएगा। जो भी सर्विसमैन सर्विसेज देगा वो सर्विसेज इंडिया में टैक्सेबल होगी। ये सेकंड डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस होता है सर इंश्योरेंस कलेक्टिंग एंटरप्राइजेस। फॉर एग्जाम्पल ये भी यूएन ओईसीडी मॉडल में कुछ नहीं माना जाता, ओईसीडी में नहीं माना जाता, यूएन मॉडल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में अगर कभी भी इंश्योरेंस कलेक्ट कर रही है ना, इट इज अज्यूम्ड टू हैव फी इन इंडिया, उसका मान लिया जाएगा परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में है। ऐसा यूएन मॉडल भी मानता है कि अगर कोई भी इंश्योरेंस कलेक्टिंग एंटरप्राइज है, भले इंडिया में कोई ऑफिस हो ना हो, हम मान लिया जाएगा कि आपका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में है। ये तीन डिफरेंसेस है। ठीक है। What is the difference between OECD Model Convention 2017 UN Model Convention relating to the sourcing of taxing rights in business of an enterprise? देखो नॉर्मली बिजनेस प्रॉफिट्स के लिए ना अपने पास ज्यादा कुछ डिफरेंसेस होते नहीं। कभी भी बिजनेस प्रॉफिट को टैक्स करने के लिए ज्यादा डिफरेंसेस होते नहीं, सिर्फ एक मेजर डिफरेंस आता है। देखो यूएन मॉडल और ओईसीडी मॉडल नॉर्मली बोलते हैं कि अगर सामने वाली अगर हमारी एंटिटी का परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट तुम्हारे देश में है तो जितना परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की इनकम है ना उस पर तुम टैक्स लगा सकते हो, बाकी सारे पे हम टैक्स लगाएंगे। ऐसा बेसिक फंडा यूएन मॉडल बोलेगा, ओईसीडी मॉडल भी बोलेगा। लेकिन सर यूएन मॉडल एक स्टेप आगे बढ़ के बोलता है हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल लगाएंगे। यानी सर फॉर एग्जांपल अगर ये यूएसए में टेस्ला है, टेस्ला का इंडिया में एक वो भी है, टेस्ला का इंडिया में एक शोरूम है। अब राहुल को अगर कार खरीदनी है टेस्ला, तो चाहे तो यहां से भी खरीद सकता है, चाहे तो यहां से भी खरीद सकता है। अगर इंडिया से खरीदेगा तो इंडिया की इनकम बनेगी, यूएस से खरीदेगा तो यूएसए वाले की इनकम बनेगी। लेकिन सर हुआ क्या, राहुल ने खरीदा इंडिया से लेकिन डिलीवरी पूरी दे दी यूएसए वाले ने, पूरी इनकम यूएसए वाले ने बुक कर दी। यूएसए वाले ने बोला कि हमारा भले परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है लेकिन हमने बिजनेस परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट से थोड़ी किया है। तो यूएन मॉडल ना इस केस के लिए स्पेसिफिकली एक रूल लेके आया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल क्या बोलता है कि इवन दो आपने बिजनेस इंडिया से नहीं किया है, आपने बिजनेस इंडिया से नहीं किया हुआ है, लेकिन क्योंकि आपका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया से था और परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बिजनेस करने के केपेबल था, तो ये मान लिया जाएगा कि जो आपने बाहर से बिजनेस किया ना ये इंडिया से ही किया हुआ है, इसको भी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की ही बिजनेस रिसीट्स में काउंट किया जाएगा। ये यूएन मॉडल में है, ऐसा कहीं पे भी ओईसीडी मॉडल में नहीं दे रखा।
सिमिलर क्वेश्चन भी एक दे रखा आरटीपी नवंबर 24 का। XYZ GmbH एक जर्मन बेस्ड कंपनी है, फॉरेन कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ एलईडी लाइट। देखो ये इंडिया है, ये जर्मनी है। यहाँ पे XYZ है। इट ओपनड अ ब्रांच इन गुड़गांव, गुरुग्राम फॉर सेल ऑफ एलईडी इन इंडिया। यहाँ पे एक ब्रांच खोली। द प्रॉफिट मार्कअप वाज कॉस्ट प्लस 40%, कॉस्ट प्लस 40% in respect of sales made by the branch. XYZ GmbH Germany also supplied goods directly to the various customers in India. ब्रांच से बेच सकते थे, लेकिन आपने ना डायरेक्टली कंपनी से भेज दिए। द टर्नओवर ऑफ द गुड़गांव ब्रांच इज 155 lakh, टू द इंडियन कस्टमर इज 80 lakh। अच्छा, 155 लाख रुपीज इस गुड़गांव वाली ब्रांच ने कमाया और इस जर्मनी वाली ब्रांच ने 80 लाख रुपीज का सामान डायरेक्टली कस्टमर को बेचा। Assessing officer want to tax the profits in the XYZ GmbH directly from the sales to the customer to the branch had no role to play. Validity बताओ assessing officer की in respect of UN model and UN मॉडल और OECD मॉडल में डिफरेंस बताओ। अब देखो UN मॉडल क्या बोलेगा ना कि अगर आपका ब्रांच है तो जो ब्रांच की इनकम है वो तो इंडियन इनकम मानी जाएगी, उसको परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मानोगे ही मानोगे। लेकिन जो ब्रांच के बाहर अगर आप कोई डायरेक्ट सेल कर रहे हो, आपकी ब्रांच होते हुए भी आप डायरेक्ट सेल कर रहे हो ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल लग जाएगा। ये जो 80 लाख रुपीस की इनकम है ना, इसको भी हम इंडियन इनकम मान लेंगे, क्योंकि ये भी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू ही की गई, ऐसा मान लेंगे। ऐसा यूएन मॉडल बोलेगा। ओईसीडी मॉडल ये नहीं बोलता। ओईसीडी मॉडल बोलता है कि भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये बाहर से बेचा ना, इसमें हमको क्या फर्क पड़ता है, डायरेक्टली इसने जो सामान बेचा इंडिया में, सिर्फ इसी को ही हम परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की इनकम मानने वाले हैं, ऐसा कहता है। तो अगर आप देखोगे ओईसीडी मॉडल बोलेगा 155 लाख को इनकम बनाएंगे, और यूएन मॉडल बोलेगा कि हम दोनों को मिला के 235 की इनकम बना देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डिफाइन द टर्म म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर। सर म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं कि एग्जैक्टली कैसे चीजें फिक्स करनी है। आर्टिकल 25 बात करता है। कोई बात नहीं सर, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए होता है, बहुत सारी चीजों को बायलैटरल नेगोशिएशंस के लिए रहता है, बहुत सारी चीजों के लिए होता है सर म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर। सर कैसे टैक्सेशन राइट्स एलोकेट करने हैं, कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करना है, कैसे अपने को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना है, कैसे और भी मल्टीपल चीजों के बारे में और बातें करनी है, जो नेगोशिएशंस रहते हैं, ट्रेड नेगोशिएशंस रहते हैं, वो सब यहीं से डिसाइड होती है। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल 26। सर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर हमारे किसी पर्सन की एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर हम लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन मांगने का राइट कहां से आता है, आर्टिकल 26 और डबल ए से आता है। लेकिन सर नो स्टेट हैज ऑब्लिगेशन टू सप्लाई इन्फॉर्मेशन जो अचीवेबल ही नहीं है। अगर हमने लंदन वाले से बोला कि भैया देखो हमको इन्फॉर्मेशन दो, तो लंदन के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है ऐसी इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो कि मिल ही नहीं सकती, या मिलने से कोई बिजनेस सीक्रेट बाहर हो रहा है, या फिर जो जनरल ट्रेड प्रैक्टिसेस के बाहर है, वैसी इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं देने वाला। सेकंड थिंग, जो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं होता, लोगों से रिलेटेड हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ केसेस टैक्सेशन से रिलेटेड हो, अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी वो यूज किया जा सकता है। ये सब बातें यहाँ लिखी हुई मिलेगी आपको। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात करता है, तो सिमिलर सिमिलर बातें करते हैं, इन्फॉर्मेशन होगी, टैक्स इवेजन रोका जाएगा, और उसके अलावा टैक्स अवॉइडेंस को रोका जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोब रूल्स एंड व्हाट व्हिच एंटिटीज आर कवर्ड इन दिस। ग्लोब रूल्स क्या बोलते हैं, देखो कहता है कोई भी अगर मल्टीनेशनल एंटिटी यानी बड़ी सी एंटिटी है, कौन सी होती है बताऊंगा, वो एंटिटी ना अपने प्रॉफिट का कम से कम 15% टैक्स भरेगी ही भरेगी। अब कहीं पे भरना पड़ेगा। कैसे? सर कहता है कोई भी ऐसी कंपनी जिसका मल्टी नेशंस में, सिंगल एंटिटी नहीं, मल्टीपल नेशंस में है, मल्टी एक से ज्यादा में भी है, मतलब ठीक है मल्टीनेशनल एंटिटी हो गई, उसका जो टर्नओवर है ना, वो 750 मिलियन यूरोज होना चाहिए, 750 मिलियन यूरो से ज्यादा होना चाहिए, तो ये बन जाएगी हमारी मल्टीनेशनल एंटिटी। कहते हैं अगर कोई भी ऐसी एंटिटी जो 750 मिलियन यूरो से ज्यादा का टर्नओवर कर रही है, 750 मिलियन से ज्यादा का यूरो से ज्यादा का टर्नओवर कर रही है, प्रोविजन कहता है ऐसी एंटिटीज को ना कम से कम अपने प्रॉफिट का 15% टैक्सेस देना पड़ेगा, 15% टैक्सेस देने ही देने पड़ेंगे। हो सकता है कि ये लोग कम भर रहे हो ना, तो जिस देश में ये लोग मेन रेसिडेंशियल स्टेटस होल्ड कर रहे हैं, उस देश में आपको भरना पड़ जाएगा। आपको मिनिमम 15% टैक्सेस देना पड़ जाएगा, ताकि टैक्सेशन कलेक्शन अच्छा हो जाए। This was all about your BEPS Model Tax Conventions Act Tax Treaties. I hope you really enjoyed this video. बता रहा हूँ ये बहुत 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 काम का वीडियो है। इसमें ना आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएंगे। आप बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम के लिए इक्विप्ड हो जाओगे। अगर कुछ भी नहीं देखा ना, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा ना आज तक, इसको भी सुन लोगे तो देयर इज ग्रेटर चांस कि आप पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर सच्ची में दिल से पसंद आया ना, तो वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट करना एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड कमेंट ये भी करना कि कैसा कौन सा वीडियो अगला चाहिए। See you guys in the next one. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय स्टडीइंग।